बेटा बोर ने क्या किया, कुछ एजम्पशंस मानी। इस चीज के लिए बेटा देखो, सबको एटम को डिफाइन करना था कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। सबके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, साइंटिस्ट के ऊपर, उनको ये समझाना था कि भाई ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, मतलब एटम का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है इसके अराउंड। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबने अलग अलग थ्योरी दी कि इस वजह से यहाँ रहता है, वो रहता है। अब चलो देखते हैं कि बोर ने क्या एजम्पशन लिया। अब बेटा लॉजिक समझे, हमें करना क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन किस दूरी पे रहेगा, क्यों उसी दूरी पे रहेगा, कितनी स्पीड से घूमेगा इसी न्यूक्लियस के अराउंड। तो बोर ने क्या किया, कुछ एजम्पशंस माने। मैं उन एजम्पशंस को छोटे छोटे फॉर्म में लिखवाता हूँ। अगर आपको वो एजम्पशंस हैवी लगे तो मुझे बता देना। देखो बेटा, आपने ईएम वेव चैप्टर पढ़ा था? अरे ईएम वेव कुछ कुछ तो था ना उस चैप्टर में। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड होता है तो ईएम वेव रिलीज करता है। ये लाइन याद है बेटा? जी सर। ठीक है। तो बोर अंकल के पास लोग गए, बोले ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जब सर्कल 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 नाचेगा तो सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। ये तो आप समझते हो ना बेटा। आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे घूमो, आपका एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से भी घूमोगे तो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल वाला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद है ना बेटा, वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर एक एक्सेलरेटेड चार्ज है और वो न्यूक्लियस के अराउंड गोल 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 घूम रहा है, तो भाई इसको तो एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, नहीं ईएम वेव रिलीज करनी चाहिए। तो थोड़ी देर में इसकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए और ये ऐसे क्रैश कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में। बट ऐसा होता तो नहीं है। क्या बेटा आपको ये लाइन समझ आई? Yes. ट्रॉन गोल गोल चक्कर में घूम रहा है, इट इज एक्सेलरेटेड, it must release some energy, and when it will release energy it should crash in the nucleus, but it doesn't happen, electron घूमता ही रहता है। जहां तक समझ आया बेटा? Yes, sir. जी सर। तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, बोर अंकल के ऊपर, ये समझाने की ऐसा क्यों होता है, क्या इलेक्ट्रॉन के पास सुपर पावर है। तो बोर अंकल गए, बोले अरे रुको मैं बताता हूँ। देखो ये अलग से लिख लेना। बोर अंकल ने क्या किया, बोला ये देखो न्यूक्लियस है। कितने बच्चों को वो स्टैंडिंग वेव याद है? ये कुछ कुछ तो याद होगा, मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। कुछ कुछ स्टैंडिंग वेव याद है बेटा? दो पॉइंट्स के बीच में स्टैंडिंग वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव की कुछ कुछ प्रॉपर्टी याद है? एक दो भी प्रॉपर्टी, एक भी दो। स्टैंडिंग वेव इज लाइक एनर्जी ट्रैप्ड इन ए स्ट्रिंग। वो कहीं, मतलब लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक होती है ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव क्या होती है कि आपने एक स्ट्रिंग को एक पल्स दिया, मतलब एक ये स्ट्रिंग आपने पल्स दिया और आपको ये वेव आगे जाती दिखेगी, तो उसको ट्रेवलिंग वेव कहेंगे। दो पॉइंट्स के बीच में कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी ट्रैप हो जाती है, आने जाने वाली एनर्जी टकराती है और यहाँ पे सारे पार्टिकल ऑसिलेशन करने लगते हैं। इट्स जस्ट लाइक एवरी पार्टिकल विल बिहेव लाइक ए स्प्रिंग। बेटा आपको ये समझ आ रहा है? तो स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता था। क्या ये बात आपको समझ आई बेटा? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, देखो आप लोग पहले गलत मानते थे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ये मानना ही गलत है, इलेक्ट्रॉन को वेव मानो। मेरी बात समझे बेटा? वी विल कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, और हम बोलेंगे वो वहीं पे रहेगा, उसी ऑर्बिट्स में रहेगा, न्यूक्लियस के अराउंड उन्हीं ऑर्बिट्स में रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव बनाता हुआ रहेगा, जहां पे, मतलब वो उसी दूरी पे रह सकता है जहां पे ये परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनाए। मतलब देखो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है और मुझे अपने आप से ड्राइंग में कभी कोई उम्मीद नहीं रही है। स्टैंडिंग वेव बनाते हुए मैं बना तो दूंगा, अब काउंटिंग तुम कर लेना, और मतलब जो भी है ऐसे पूरा कर लेना, ठीक है बेटा? क्या बेटा ये बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन विल मेक ए स्टैंडिंग वेव अक्रॉस द न्यूक्लियस, और इसी वजह से दे डू नॉट लूज एनी एनर्जी। अब बेटा ये तो एक्सप्लेन करना ही था ना उनको, कि बताओ नहीं बताओ, रोक के उनको पूछ लें, रोक नहीं सर बताइए, वो तो एक्सेलरेटेड चार्ज है, वो घूम रहा है तो वो तो एनर्जी रिलीज कर देगा। तो वो बोले नहीं नहीं, वेव है, वेव है, वेव है, वेव अगर बन रही है, दिस इज ए स्टैंडिंग वेव क्रिएटेड बाई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
रियलिटी में इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल की तरह नहीं होता है बेटा, वो एक स्प्रेड ऑफ एनर्जी की तरह होता है। जब हमारी मर्जी चलेगी हम उसे पार्टिकल बना देंगे, जब चाहे हमारी मर्जी चलेगी हम उसे एनर्जी में या वेव बना देंगे। अगर हमको अंदर जाके फिजिक्स को समझना है तो हमको बारी बारी इसको अलग अलग ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक छोटा पार्टिकल हाई स्पीड में रहता है तो वी मस्ट गिव हिम रिस्पेक्ट ऑफ ए वेव। कुछ कुछ याद आया बेटा? अब देखो सिमेट्री की वजह से ऐसा होगा कि मतलब बेटा राउंड राउंड है, राउंड राउंड वेव बनना है, तो सिमेट्री के हिसाब से जब हम देखते हैं तो ये सिंगल वाला नहीं बनता। मतलब ऐसे सोचो कि ये जो एक वेव, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लैम्डा कहते हैं, तो हमेशा ये कंप्लीट रहेगा टोटल, यानी एन लैम्डा टोटल होगा और आप उसकी लेंथ निकालोगे तो 2 पाई आर आएगा। ये एक्सप्लेनेशन था कि स्टैंडिंग वेव बनती है। बेटा देखो ऐसे एन होंगे, 1 2 ऐसे गिनते 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 आओ, टोटल एन लैम्डा बनेंगे, और इसकी लेंथ अगर ये रेडियस आर है तो टोटल लेंथ होगी 2 पाई आर। बेटा ये थ्योरी समझ आई? क्लियर हुआ? देख लो आराम से, सोच लो। इलेक्ट्रॉन फॉर्म से स्टैंडिंग वेव अराउंड द न्यूक्लियस, अगर हम उसकी आर दूरी पे लेंथ देखते हैं वो 2 पाई आर बनती है, और ये स्टैंडिंग वेव का टोटल लेंथ एन लैम्डा। बेटा देखो इस तरीके से उन्होंने ये एक्सप्लेन कर लिया कि एक्चुअली में क्यों इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हैं, जहां पे ये सिस्टम नहीं बैठेगा वो वहां नहीं रहेगा। बेटा देखो बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक ये समझने वाले और एक रट्टा मारने वाले कि mvr=nh/2 पाई। आप अपना रास्ता चुन लो बेटा। थोड़ी सी बात समझ आई बेटा? जी सर। अब देखो उल्टा भी समझ सकते हो, अगर एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर है, अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट मास टाइप का होता। बेटा अच्छा ये बताओ, एन लैम्डा अगर 2 पाई आर है तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये लिखने को बोलता, मैं यहाँ से यहाँ तुम्हें ले जाके दिखाता हूँ कि रियल थ्योरी ये होती है, रियल थ्योरी, कि इलेक्ट्रॉन फॉर्म से स्टैंडिंग वेव इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, आर पर्टिकुलर, कोई रैंडम नहीं है, हो सकता है ये वाले आर पे यहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही ना करे, सिर्फ यहाँ क्यों किया या अगले वाले पे क्यों करेगा वो, जहां जहां स्टैंडिंग वेव बनने की इक्वेशन होगी वहीं पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब आओ यहाँ से यहाँ चलते हैं। देखो सिंपल बेटा, अगर लैम्डा को रिप्लेस करोगे तो कैसे करोगे ये बताओ? मैं एक काम करता हूँ बेटा, आप सबको ये फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये सबको पता होगा, ठीक है बेटा? अब चलो मैं तुमको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि मेरे को यहाँ जाना है, एन लैम्डा इक्वल टू यहाँ से 2 पाई आर से, तो मैं दोनों तरफ एक काम करता हूँ, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो बेटा आप डिराइव कर लो, एग्जैक्टली आ जाएगा। मैं आप लोग की तसल्ली के लिए कर देता हूँ, एम लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर, मुझे जहाँ तक जाना है बेटा ये आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि NH/2 पाई आर है। हम देखते हैं कैसे। अब देखो अगर मैं एम वी इंटू 2 पाई आर करूँ, देख पा रहे हो बेटा? यस सर। यहाँ तक समझ आ रहा है ना बेटा? तो देखो हम लोग यहाँ तक आ गए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 पाई आर की जगह मैं अगर एन लेमडा लिख दूं, रुको मैं समझा देता हूँ। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल रहता है छोटा वाला, अगर वो अगर वो हाई स्पीड में चलता है तो हम उसकी वेवलेंथ देते हैं, जैसे मैटर वेव कहते हैं। मैटर वेव हम ऐसे लिखते हैं, लैम्डा मैटर वेव इज ऑलवेज इक्वल टू h/p। आप लोगों ने रिलेशन सुन रखा है बेटा? जी सर। अगर आपने नहीं भी सुन रखा है तो कोई भी छोटा पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया जो हाई स्पीड में चलेगा, तो हम उसे वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और आप ऐसा बोल सकते हो कि उसकी वेवलेंथ आएगी h/p। और आप चाहो तो ये किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको फर्दर भी निकाल सकते हो।
अब बोलो तो मैं डिराइव करके दे दूं आपको। मेरी बात समझ गए बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसकी वेवलेंथ ऐसे होगी, तो यानी अगर आपको लैम्डा इक्वल टू h/p पता होता पहले से और ये रिलेशन पता होता, तो आप तुरंत ये कंक्लूड करके आ जाते कि सर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। बेटा पी मोमेंटम होता है, मोमेंटम। देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आपके दिमाग में कभी भी डाउट आता है ना, एक कॉपी लिया करो, पेन लिया करो, शुरू हो जाया करो, वहां पे कुछ स्क्रिबल करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। आपको क्या पता है? आपको चलो ये पता होगा कि सर HF होता है, एनर्जी इक्वल टू HF होता है। आपको ये पता होगा कि स्पीड हमेशा दी जाती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी से। कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होंगे। इक्वल टू mc² आपको पता होगा। ये बेसिक रिलेशन सबको पता होने चाहिए किसी भी वेव के लिए। कभी भी स्पीड होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी दी जाती है, एनर्जी, और दिस रिलेशन इज कॉल्ड एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू mc²। और जैसे ही तुम इस रिलेशन में पुट करोगे, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, चलो आप HF को ऐसे लिखो, HF इक्वल टू mc²। इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कर दो। HF इक्वल टू mc² लिखा आपने। अब तुम फ्रीक्वेंसी की जगह लिख सकते हो यहाँ पे c/λ, यानी SC/λ इक्वल टू mc²। अब एक CC काट दो, यू विल गेट h/λ इक्वल टू m इंटू सी। यानी किसी वेव के लिए मास इंटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, तो लैम्डा विल बिकम h/p। तो किसी भी वेव के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन वाली वेव हो, चाहे वो नॉर्मल वेव हो, हमेशा ये रिलेशन वैलिड होता है। तो हम लोग इसको अगर इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी बोलते हैं, तब इसको हम मैटर वेव बोलेंगे। कि मैटर वेव के लिए हमारी एक इक्वेशन होती है, जो देखो लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी होती है? वेव की। मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है? मैटर की। तो ये कनेक्ट करती है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैटर वेव को कोई भी इलेक्ट्रॉन का या जो भी सब एटॉमिक छोटा पार्टिकल है, अगर वो वेव की तरह बिहेवियर करेगा, तो हमेशा उसका वेवलेंथ h/p होगा, यानी h इज प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम। बेटा ये बात समझ आई? बेटा प्लीज फॉर्मूला लिस्ट बनाते रहना। इस चैप्टर्स में ना आप चाहो तो सिर्फ एक फॉर्मूला लिस्ट बना के भी चैप्टर को कॉन्कर कर सकते हो। तो जैसे ही बच्चों को ये समझाया गया, उन लोगों को जो आसपास बैठे थे बोर के, कि भाई देखो वो स्टैंडिंग वेव बनाती है। अब देखो है क्या, एनसीईआरटी में ये डायग्राम बड़ा अच्छे से ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया गया है, पर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको तो रट्टा मारना है कि MVR इक्वल टू NH/2π। वो रट्टा मारेंगे, खुश रहेंगे। बेटा आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टैंडिंग वेव बनाएगा तो ही वो स्टेबल रह पाएगा। स्टैंडिंग वेव मीन्स स्टेबिलिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन को भी तो चाहिए। अभी ये स्माइली कैसे बनता है बेटा? स्टैंडिंग वेव मतलब स्टेबल, एनर्जी वहां पे लॉस नहीं होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रहता है। और स्टैंडिंग वेव बनाने का मतलब, अगर हम लैम्डा 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 करके हर स्टैंडिंग वेव को काउंट करेंगे, तो n लैम्डा विल बिकम 2πr। और किसी भी मैटर वेव के लिए लैम्डा इक्वल टू h/p होता है। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें MVR इक्वल टू NH/2π मिल जाएगा। बेटा क्या ये बात आप समझ गए? बेटा कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। तो बोर अंकल ने देखो पहले चैप्टर पे पहली लाइन पे आओ। बोर अंकल ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एनर्जी क्लाउड या वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो उनकी एजम्पशंस में हमारा, आप चाहो देखो हमने सारी एजम्पशन यूज कर ली उनकी। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऐसा सोचो कि उन्होंने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल इमेजिन किए। सिर्फ पर्टिकुलर एक मैं ये लाइन लिखता हूँ, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। और इस लाइन को मैथमेटिकली तुम वैसे ही लिखते हो, MVR इक्वल टू NH/2π। कि सब रैंडम जगह नहीं रहेंगे, सब इलेक्ट्रॉन रैंडम जगह नहीं रहेंगे। अगर वो स्टेबिलिटी की चाहत में रहते हैं, वो घूमे भी न्यूक्लियस के अराउंड और एनर्जी भी लूज ना करे। मैंने आपको समझाया है, इफ दे विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी रैंडम ऑर्बिट, तो दे विल लूज एनर्जी। तो उससे बचने के लिए हम कहते हैं दे लिव इन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। और उसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो, n लैम्डा इक्वल टू 2πr पहला,
दूसरा तरीका है mvr इक्वल टू nh/2 दोनों बात एक ही है, ठीक है बेटा। ये लिखा बेटा आपने? Yes. Yes. ठीक है, और इसी से हम ये समझा पाए कि वाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलैप्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इनके ऊपर एक और चीज आई कि भाई ये न्यूक्लियस के अंदर से बीच बीच में एनर्जी कहाँ से निकलती है हाइड्रोजन एटम में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मान लेते हैं ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हैं ना, हम अभी देखेंगे इनकी एनर्जी हाई होगी जैसे ही दूर जाएंगे, मतलब कि जितना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने पन्ने लिख दिए भाई मैंने, ये न्यूक्लियस है, मान लो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, अभी हम डिराइव करेंगे सारी। तो जितना आप दूर जाओगे एनर्जी हाई होती है। तो दूसरा एजम्पशन में ये था, उन्होंने समझाया कि जो ये हाइड्रोजन एटम में से जो एनर्जी या लाइट निकल रही है वो उसकी निकलने की वजह क्या होती है। मान लो ये एनर्जी, ये इसको कौन सा 1 2 3 4 E4 है और E3 है, E2 मान लो। अगर 4 से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 में गया तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी पैकेट्स फॉर्म में। ये था सेकंड एजम्पशन। क्या बेटा बात समझ पाए? उनको ये सब समझाना था ना कि वो ये जो वेव की सीरीज निकल रही है, लाइमन बार्मल पास्टन, कुछ तो सुना होगा तुमने कभी। अभी बेटा पूरा डिराइव कराऊंगा, अच्छे से डूब के करेंगे। पॉइंट क्या तुम्हें समझ आया? सेकंड एजम्पशन वाज कि द लाइट वी सी, द लाइट और द एनर्जी रेडिएशन वी सी इज जस्ट बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट पे जंप करते हैं, उनके डिफरेंस के बराबर ही एच न्यू पैकेट्स फॉर्म में एनर्जी निकलती है। अब ये हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ठीक है बेटा। बेटा ये पॉइंट नोट कर लिया सेकंड वाला? जी. ठीक है बेटा। अब कई बुक्स में वो ऐसा भी लिख देता है कि बेटा कि वो थर्ड एजम्पशन ये है कि वो रेडियल वाला था, तो वो तो मैंने मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडियस मतलब सर्कल में घूम रहा है, देखो। तो ये बोर्ड ने एक एजम्पशन लिया था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो ये तुम चाहे थर्ड में लिख लो या फर्स्ट में, जहां तुम्हें लिखना है, क्योंकि मैंने कहीं क्लासिफिकेशन में इनके नंबर्स पे ध्यान नहीं दिया है और ना ही मैंने किसी बुक्स में देखा है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं वाला। यहाँ तक हमें जितना बेसिक इमेजिन करना था हमने कर लिया। अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, अब तक आपने क्या देखा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मानते हैं और ये रेडियस आर, और ये जो हमारा स्टैंडिंग वेव वाला डायग्राम है। हेडिंग डालो डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। जैसे लाइक जो एन चेंज करते जाएंगे, तो ये रेडियस है और ये एनर्जी। बेटा आप लोग पूरा लिखना, मेरी तरह आधा आधा मत लिखना वरना आपको पाप लगेगा। सबसे पहले अगर मैं इस न्यूक्लियस के अंदर पूछूं कितना चार्ज है, तो बोलेगा यार मेरे अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन तो चार्ज दे नहीं सकता, तो जेड इंटू ई प्लस लिख रहा हूं ताकि तुम प्रोटॉन वाइज सोच सको। जेड समझते हो ना बेटा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उसी को जेड बोलोगे आप लोग। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा के Q1 Q2/r², यानी 1/4 पाई ई नॉट के Q1 यानी जेड इंटू दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन का ई के Q1 Q2/r²। और यही फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बनेगा, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
v स्क्वायर, ये उसकी ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहा हूँ, v। बेटा यहाँ तक नोट किया। फर्स्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बिकम द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही घुमाएगा, चक्कर चक्कर चक्कर। सेकंड, अब हमें पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रखना है। पर्टिकुलर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जो यानी mvr इक्वल टू NH/2π, सारे ऑर्बिट। बेटा जेड एटॉमिक नंबर, बेटा किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो है। बेटा यहां तक पढ़ लिया। अब इन दोनों की मदद से देखो, मैं तुम लोग को एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। बच्चे हर साल रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, थक जाते हैं। थ्योरी इतनी सी है, इतनी सी है। आपकी बहादुरी क्या है, अगर आप इसमें से थोड़ा सा काट कूट के, आपको देखो दो इक्वेशन है, पहली और दूसरी, और दो अननोन है, वेलोसिटी एंड रेडियस। आप हमेशा वी और आर निकाल सकते हो, बाकी सब कांस्टेंट है। देखो थोड़ी मेहनत लगती है, बच्चे करना नहीं चाहते हैं, पर याद रखना जो डेरिवेशंस नहीं करेंगे वो बच्चे एग्जाम में परेशान होंगे, तब उनके लिए रट्टा है सब कुछ। आप यहाँ से चाहो तो v निकालो पहले, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके r निकाल लो, या वाइस वर्सा। बेटा इसमें आलस मत करो, पेन निकालो और करो। बेटा आप पहले मुझे बताओ, हेडिंग्स पे भी थोड़ा वापस जाना चाहिए। वही हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक एटम? बेटा एनीबॉडी, कोई है? एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अच्छा, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब आप साइंटिफिक मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में नहीं होता है एटम, इलेक्ट्रॉन हैविंग सिंगल, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी चीज तुम्हें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली दिखेगी उसको हम हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। ये बात याद रहेगी बेटा? जी सर। तो आपको कभी भी वो हाइड्रोजन लाइक एटम, बच्चे को डर जाता है, डरो मत, बस ऐसा सोचो कि भाई हम डेरिवेशन में कर क्या रहे थे, कि एक न्यूक्लियस था, ये कितना भी है इलेक्ट्रॉन एक ही है, इस तरह से हमें करना है, जैसे कि हाइड्रोजन में होता है। तो इसलिए वैसे एटम्स को हम हाइड्रोजन लाइक एटम बोल देंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो काम की बात क्या होती है ना, आप इसमें देखो थोड़ी मेहनत करो। यहाँ से मान लो तुमने आर निकाला पहले कि सर NH/2π इंटू MV, और इसको आर को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, एक आर पहले काट दो, फिर यहाँ पुट कर दो आर ले जाके, तो यू विल गेट ए इक्वेशन इन वेलोसिटी। देखो यू विल गेट ए इक्वेशन इन वेलोसिटी। अब बहादुरी तुम्हारी किस बात की है? देखो कुछ बच्चों को लगता है सर बहादुरी इसमें है कि हम ऐसे निकाल लें। देखो बच्चों को लगता है बहादुरी इसमें है कि सर हम ये याद करेंगे। पूरा रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है? बेटा आपको रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे याद नहीं करनी। आप कितनी भी मेहनती हो, बट इतनी मेहनत मत करना। M फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू बेटा एक बार आप लिख लो ताकि आप मैच करा लेना, प्लीज उसको रीअरेंज करके बेटा इतना मैच करा लेना। थोड़ा इसमें से आर हटा देते हैं, आर को यहाँ पुट कर दोगे तो यू विल गेट इस पेज में ये दोनों रिलेशन आपके आ जाने चाहिए। लेकिन
हाउ ए स्टूडेंट शुड रिमेंबर इन द एग्जामिनेशन, क्या आपको जेईई मेंस में या नीट में या बाकी जगह काम देगा कि आर इस तरीके से कुछ याद करना है बेटा। कोई एक फॉर्मूला याद कर लेना, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम जानते हो ना बेटा? बेटा यहां तक समझ आया आप लोग को? अब देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये एप्लीकेशन ज्यादा काम आएगी कि एन स्क्वायर जेड के प्रोपोर्शनल है। मेरी बात समझे बेटा? अब वेलोसिटी का निकालते हैं बेटा। वेलोसिटी के लिए आई विल सजेस्ट कि आप कोई एक फैक्टर बना लो सब कुछ सॉल्व करके, एंड दिस विल हेल्प यू। ये याद करने में थोड़ा इजी है। तो एग्जाम फ्रेंडली ये दोनों इक्वेशन है 3 और 4, और प्लीज इसको याद कर लो। यहां तक समझ आया बेटा? सर v मीटर पर सेकंड में। हाँ बेटा, अब फिर भी एक बार चेक कर लेना। अब कर सकते हो बेटा, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। देखो ना, इसमें हमें वेलोसिटी चाहिए, तो ये जेड है, यहां तक ये ऐसा यूनिट में है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में ही है बेटा। बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो इस फैक्टर को याद कर लो। ये जो फैक्टर है ना बचा हुआ, c/137 मीटर, ठीक है, हो गया बेटा? यस सर। बेटा प्लीज थर्ड और फोर्थ इक्वेशन याद कर लेना। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि फोर्थ और थर्ड आप याद करके एग्जाम में जाना। अब देखो, मैं इतनी कोई थ्योरी मानता हूँ कि एक बच्चे को टीचर को इतना समझाना चाहिए, मतलब टीचर को बच्चे को इतना समझाना चाहिए। बाकी चीजें अगर बच्चा नहीं कर रहा है, ये सब डिराइव करके अपने हिसाब से चेक नहीं कर रहा है, तो बेटा वो बच्चा अपनी हेल्प नहीं करना चाहता। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाओ। आपके सामने पिछले पेज का डाटा मैं दे दूंगा। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर एक्स अपॉन इनटू एन की पावर वाई। एक्स एंड वाई क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। बताओ बेटा, फास्ट बेटा। फ्रीक्वेंसी तो समझते हो ना तुम लोग? पूरे पापियों, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी तो समझते हो ना? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का उल्टा। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस 2πr बाई स्पीड। तो टेक्निकली तुमको क्या निकालना है, r/v, खत्म, सॉरी v/r, फ्रीक्वेंसी है तो v/r। वेरी गुड बेटा। अगर आप सिंपली देख लेते कि हमें फ्रीक्वेंसी में बस v/r निकालना है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v/r, खत्म क्वेश्चन। देखो, जो बच्चे को v पता है, देखो एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको v पता है, v z/n की प्रोपोर्शनल होता है, r n² z के, तो आप जैसे ही दोनों को पुट करोगे आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² n³। तो आंसर होता है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। ठीक है बेटा? जिनमें एग्जैक्टली उल्टा लिख के आओगे एग्जाम में तो उल्टे ही मार्क्स मिलेंगे बेटा। यहां तक समझ आया?
तो बेटा अब इस पे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें एक टीचर कितना भी कराए, ये आपकी प्रैक्टिस के मोहताज है। ठीक है बेटा। अब वो टाइम पीरियड पूछ देगा तो एग्जाम में ये थोड़ी ना क्वेश्चन बना तुम्हारे भाई भी लिखा ना। आगे बढ़े बेटा। अब आते हैं एनर्जी की बात करते हैं। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर ये न्यूक्लियस है बेटा, तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए बेटा? कभी कभी हम इसको पॉइंट मास मान लेते हैं, तो पॉइंट मास के पास कितनी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर। बेटा यहां तक समझ आ रहा है? अब आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था के जेड ई इंटू ई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के भी बराबर था। जो न्यूक्लियस के अंदर जेड ई है, प्रोटॉन की वजह से जेड ई प्लस लिख रहा हूं मैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बस अट्रैक्शन फोर्स इतना है, और ये इलेक्ट्रॉन यही अट्रैक्शन फोर्स इसको घुमाता है सेंट्रीपिटल फोर्स बन के, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक एक आर काट देंगे और दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बिकम के जेड ई इंटू ई अपॉन आर इंटू 1/2। कितने बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पहले ही बेटा, ये पहले वाला इन्फो यूज कर रहा हूं मैं, दिस इन्फो इज ओल्ड। हमने यहाँ जो लिखा था वो ये वाला इन्फो वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बस रेडियस रेडियस काट दिया, एम वी स्क्वायर था, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई गॉट अप टू दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी। अब तुमको पोटेंशियल और काइनेटिक बिल्कुल एक जैसा नहीं दिख रहा? के Q1 Q2 बाई आर, बस एक हाफ का मल्टीप्लाई है। और बेटा देखो, Q1 होगा जेडी और ये Q2 होगा माइनस ई, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो टेक्निकली जिस बच्चे को मेरी बात समझ आएगी, अगर तुम इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे, तो मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं -x मान रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी x/2 है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? बेटा कितने बच्चों को ये बात समझ आई? काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं लिख रहा हूँ x/2। क्या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे ऐसे बना के? इतना कर दो बेटा, ये तुम अच्छे से लिखना बेटा। आप पहले लिखना टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फिर आप लिखना थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया है, एज वी ऑलरेडी नो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल हैव, देखो बेटा ये इनका रिलेशन के Q1 Q2 बाई आर में ऑलमोस्ट मैच करेगा। तो अब एक बच्चों वाला क्वेश्चन बोलते हैं, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड किसके पास होता है, काइनेटिक के पास या पोटेंशियल के पास? बताओ। बेटा आप लोग, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड किसका है? पोटेंशियल का। अगर आपसे कोई पूछे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, तो पोटेंशियल का। अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों को कंपेयर करने में हाईएस्ट एनर्जी किसके पास है, तो काइनेटिक की, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज ऑलवेज मोर देन। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे एनर्जी का ऑर्डर लिख के दो, तो आप बोलोगे सर काइनेटिक के पास सबसे ज्यादा है, काइनेटिक इज मैक्सिमम, देन टोटल, देन पोटेंशियल। और अगर ये है एक्चुअल ऑर्डर, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड को क्राइटेरिया बनाऊंगा, मैग्नीट्यूड को क्राइटेरिया बनाऊंगा, देन इट विल बिकम पोटेंशियल इज ग्रेटर टोटल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड वाइज। बेटा अच्छे से लिखना, मैग्नीट्यूड वाइज एक्चुअल। तो लैंग्वेज पढ़ लेना क्वेश्चन की, एक लाइन गलत पढ़ी और आप गलत टिक कर रहे होगे। आगे बढ़े बेटा।
देखो अब अगर हम ये हमने कंपैरिजन किया, लेकिन अगर मुझे एक्चुअल एनर्जी निकालनी हो तो आप देख रहे हो काइनेटिक और पोटेंशियल में जेडी वेडी पुट करने का सिर्फ आर पुट करना है और वी पुट करना है, तो हम एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। तो जब तुम एग्जैक्ट निकालोगे तो यू विल गेट, मान लो मैंने तुमको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया, तो उस लॉजिक पे तुम काइनेटिक और पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। जब आप टोटल एनर्जी निकालते हो तो आपकी एनर्जी आ जाएगी, बस थोड़ा बेटा क्या रहता है कभी कभी कई बार वो टर्म दे देते हैं, तो आपको ये सब बेसिक फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ, मुझे बस एक बार पूरा लिख देना लेने देना बेटा, पूरा एक बार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻19, और कूलम्ब इंटू वोल्ट यानी जूल बन जाएगा। इतना लिख लो बेटा, ये टोटल एनर्जी है। तो अगर आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई आपसे काइनेटिक बोल रहा है तो पहले नेगेटिव हटा देना और हाफ से डिवाइड, मतलब कोई काइनेटिक पूछ रहा है तो इतनी कर देना, बस उतना कर देना, नेगेटिव हटा देना। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? यस सर। बेटा किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक तो बता देना मुझे। नो सर। ठीक है बेटा। अब होता क्या है, थोड़ा सा वैसे देख लो बेटा, ये एनर्जी हमारी किसके लिए आएगी बेटा? हाइड्रोजन एटम के लिए। और अगर हमारा कोई नॉर्मल एटम होता हाइड्रोजन लाइक, तो बस अंतर क्या आ जाता? ये कर लोगे ना बेटा, इतना लिख लोगे ना, ये वाला हाइड्रोजन के लिए। या आप जनरल फॉर्मूला लिख लो, आप ये लिख लो, ऐसे लिख लो, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ऐसे लिख लो। बेटा यहां तक याद हुआ? बेटा कोई Yes, बच्चे, sir. हाँ बेटा बताओ। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे नोट कर लेंगे, बोले हमारा काम हो गया, और कुछ बच्चे ऐसे समझदारी से काम करेंगे कि सर एक काम करते हैं, ये तो आपने बताया, हम घर में बैठेंगे और इसको यहाँ पुट करेंगे और जूल में भी आंसर याद रखेंगे। ये सब आंसर आपको जूल्स में याद रखने हैं बेटा, कर लोगे? मैं से लिख देता हूँ जी जी। यहाँ पे अभी सब जूल में है, इसको रिडबर कांस्टेंट कहते हैं। देखो सी स्पीड ऑफ लाइट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, अभी भी टर्म वही है, बस इस तरह से कई बुक्स में लिखा होगा तो तुम कंफ्यूज मत हो ना। आप रिडबर कांस्टेंट बेटा, बस ये लिखने की वैसे कोई खास जरूरत होती नहीं है, लिख लो, क्योंकि बुक्स में अगर नाम पता लगेगा तो आप डरोगे नहीं। रिडबर कांस्टेंट और आप एग्जैक्ट अगर आर और वी को यहाँ पुट करते, यहाँ आर और वी को पुट करते तो दोनों दोनों लगभग, पहले एक तो चाहो तो तुम इसे कॉमन बना लो, ये डाल के एम वी स्क्वायर की जगह ये लिख के कॉमन बना लेते, और आर और वी को पुट करते, तब एक टर्म आता जो कुछ इस तरह से दिखता है, एम ई की पावर 4, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी एच क्यूब, और ये ई। ठीक है बेटा, अगर आप चाहो तो इसको एग्जैक्ट निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स।
ये इसको आप बेटा चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, बस इतना याद कर लेना, जितना मैं बॉक्स कर रहा हूँ उतना याद रख लेना, बॉक्स याद रख लेना। तुम अपने आप इसको डिराइव कर लोगे, तुम्हारा मूड होगा ना, तुम अपने आप इसको, ये तो नहीं पूछेगा कभी एग्जाम में, इसको याद करने की जरूरत नहीं, निकाल लेना वहां पे। याद हुआ बेटा ये? बेटा मेरी राइटिंग गंदी है, इसको सही से ई नोट बना लेना ये, ठीक है? कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? अब वो खेलता कैसे है बच्चों की जिंदगी के साथ, मैं समझाता हूँ तुमको। और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखो, अब उनको पता है कि बच्चा तो हमारा मासूम है, वो रट्टा मार के आएगा इन सब चीजों का। तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं लेट अस से कि एक हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम है या कुछ है, मतलब देखो ये मासूम है बेटा, देखो मासूमों के लिए एग्जाम नहीं बना है, ये मासूम बच्चा है जो सदा खुश रहता है, वो इसका रट्टा मार के चला गया। बट एग्जामिनेशन हॉल में उन्होंने क्या किया, बोला कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें, बेटा आप लोग को ये फॉर्मूला याद है? मैं ऐसे बता देता हूँ, सपोज पोटेंशियल एनर्जी का उन्होंने कोई फॉर्म दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए इस ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दी जाती है। तो अब बच्चा क्या करता है कि वो बोलता है अच्छा 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 अच्छा, तो मैं डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा जो मैंने याद किया था, -13.6 वाला। अब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है कि बेटा देखो, F इक्वल टू -du/dr से पहले तुमको फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स निकालने के बाद उस फोर्स को तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम इमेजिन नहीं करोगे कि फोर्स तुम्हारा k(q1q2/r²) होगा। क्या तुम मेरी बात समझे? अगर मैंने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी दे दी किसी ऑर्बिट में, हाइपोथेटिकल मॉडल, मतलब इमेजिनरी मॉडल होगा, बस नाम नहीं लिखेंगे, बस ऐसे बोल देंगे हाइपोथेटिकल मॉडल है। तो बच्चा प्रोसेस क्या होता है, यू देगा, F इक्वल टू -du/dr से पहले F निकालो, फिर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करो, और दूसरा m, मतलब बोर मॉडल का मतलब ये है, बोर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये था कि वो स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। अब तुमको ये जो तुमने यहाँ पे इक्वेशन ऐसे लिखी था ना, जो ब्रह्म सत्य था तुम्हारा, दो इक्वेशन, ब्रह्म सत्य था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा ये बोर मॉडल, ये है बोर मॉडल। तो बोर मॉडल वो कभी चेंज नहीं करेंगे, वो बोलेंगे एक ऐसा बोर मॉडल है, बोर मॉडल का मतलब ही mvr इक्वल टू nh/2 कहीं पे भी ये लिखा हो तो ये रिप्रेजेंट करता है बोर्स मॉडल को। तो बोर मॉडल प्लस एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉन जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कोई फॉर्मूला तुम्हें दे देगा, उससे तुम सबसे पहले फोर्स का डेरिवेशन करके निकालोगे, उस फोर्स को तुम इक्वेट करोगे इस वाले से, यानी -du/dr को, और अब इन दोनों रिलेशन से 1 और 2 से फिर से तुम r और v निकालोगे, रेडियस एंड वेलोसिटी, और फिर तुम फिर से एक टोटल एनर्जी निकालोगे, तब तुम्हारा आंसर आएगा। एक क्वेश्चन दूं क्या बेटा, करोगे? जी सर। एक तो बेटा मेरे को तंग करने की आदत है, मैं देता हूँ क्वेश्चन दिया, U इक्वल टू log r, ठीक है, डायरेक्टली इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ है कि एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन का मॉडल है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। आपसे बोला है नाउ कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस, मतलब ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालो सिंपल भाषा में। तो जिन बच्चों को जल्दी है वो तो बोलेंगे सर हमने तो याद कर लिया था, कि सर हमें तो मतलब आपने लिखवाया था। अरे याद करोगे तो पछताओगे, डिराइव करो। अब दूसरा बच्चा बोलेगा सर आपने डेरिवेशन सिखाई थी कि F इक्वल टू -du/dr करेंगे, तो करो बेटा। वर्क एनर्जी पावर में इसीलिए तो पढ़े थे। एक बच्चे ने इसको लगा दिया कि सर हमने डिराइव कर दी, और जैसे ही तुम डिराइव करोगे बेटा क्या रिलेशन मिलेगा, लॉग को डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, जल्दी बताओ। -1/r आ गया इसका। अब जैसे ही तुम्हारा ये आया, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सर यही तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा।
तो अब इसको किसके बराबर करोगे बेटा? न्यूक्लियस से इस बार जो फोर्स लगेगा वो इतना आया है इलेक्ट्रॉन पे। तो एक बच्चा अब इसको इक्वेट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो अब उस बच्चे का तो आ गया कि सर एम वी स्क्वायर आर आर कट गया, तो सर वी तो हमारा निकल आया खटाक से, एम वी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर हमारा 1 आ गया। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला था एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये दो फॉर्मूले हमारे बन के तैयार हुए, 1 एंड। तो जो समझदार बच्चा होगा बोलेगा सर हमारी टोटल एनर्जी इस बार कैसे दी जाएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना है बेटा? काइनेटिक का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर ना। कितना आ गया बेटा बताओ? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? तो देखो, आपको एग्जामिनेशन हॉल में डिपेंडिंग वो कैसा आपको फॉर्मूला दे रहा है वो अलग अलग केसेस देते रहेंगे। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ बन गया काइनेटिक एनर्जी का 1/2, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया तुम्हारा ये बेटा। यहाँ से थोड़ा सा v पता है तो रेडियस निकाल लो बेटा। रेडियस निकालना तुम समझ पा रहे हो ना? रेडियस का वैल्यू है log r, तो r निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो v को यहाँ पुट कर दो और r निकाल लो। बच्चों करो जरा, पूरी शक्ति मानो, करो। एम वी, v हमें पुट करना है ना, तो v की जगह आ जाएगा 1/√m ना। v की जगह 1/√m आ जाएगा। तो इतना आ गया एम वी आर एन एच बाई 2 पाई। तो 1/2 प्लस लॉग आर चाहिए, तो आर की जगह आ जाएगा ये √m, इधर आके √m नीचे आ गया, आर की वैल्यू आ गई NH/2 पाई रूट। अब एग्जामिनेशन हॉल में इतना गंदा एक्सप्रेशन ऑप्शन में हो तो कोई करेगा क्या टिक? छोड़ देगा कि हार्ड क्वेश्चन, जब इजी क्वेश्चन है। देख पा रहे हो? यहां तक कोई डाउट रहा बेटा? No, sir. एक बार कैलकुलेशन वैल्कुलेशन चेक कर लेना बेटा, कहीं मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ गलत ना किया हो। ठीक है, तो चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, और आपसे उम्मीद होगी कि आप ये वाला याद रखोगे। इस पेज को बस याद रखना कि कई बार वो आपको फोर्स दे देगा, तो भी आपको डायरेक्टली फोर्स को एम वी स्क्वायर बाई आर करके पहली इक्वेशन मानना है। इन दोनों से आप नया वी और आर निकालोगे, इस नए वी और आर से आप टोटल एनर्जी निकालोगे। काइनेटिक का फॉर्मूला कभी कोई चेंज नहीं कर सकता, और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको फोर्स दी है तो बेटा यहाँ से इंटीग्रेट करके भी निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, समझ गए? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन देखोगे आपको इसी कॉन्सेप्ट पे दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब बच्चा रट चुका है, अब नहीं देंगे उनको। अब बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की उठापटक है, इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आएगा, इन वाइस वर्सा। तो इसको समझने के लिए हम अलग अलग मॉडल बनाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
देखो बेटा, जैसे आपने एनर्जी लेवल पढ़ लिया, तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आएगी, तो यहाँ पे आते हैं, ये एनर्जी कैलकुलेशन पे बेटा ध्यान दे दो, ठीक है। आपसे वो जूल में करवाएंगे। मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं कहीं पे भी। कोई भी हायर से लोअर इलेक्ट्रॉन जंप किया, अच्छा इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आप रख लो, मुझे बताओ, अगर नेगेटिव टोटल एनर्जी नेगेटिव, तो हाईएस्ट कितनी होगी? जीरो ना। वो कब मिलेगी? जब एन इन्फिनिटी रीच करेगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई? यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, एन बहुत दूर हो जाए, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाए न्यूक्लियस से, तब हाईएस्ट एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, तो बेटा इसके पास यहाँ हाई है एनर्जी और यहाँ लो है, तो ये जो डिफरेंस है ना दो शेल्स का, तो आपको वो, जैसे मान लो यहाँ पे फिफ्थ होता या थर्ड होता, तो आपको ये ई, जैसे इसको कुछ वैसे नाम रखता हूँ, ई, अच्छा ई N1 रखता हूँ, ऊपर N1 है और नीचे N2 है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आप निकालोगे N1 माइनस ई N2, आप इसमें से देखोगे ऊपर वाला ज्यादा बड़ा है, यानी -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। अच्छा बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, याद रखना, माइनस 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 करोगे तो प्लस हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। बेटा यहाँ तक बात समझ आई? तो अगर मैं सब कुछ कॉमन ले लूं हमेशा, तो तुमको क्या मिलेगा? N2 मतलब छोटा वाला, यानी जैसे मान लो N2 की वैल्यू होती 2 और ये N1 की वैल्यू ऊपर होती N इक्वल टू N1 की वैल्यू 5 होती, तो आप ये देखते मैं ये लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और बाकी टर्म बाहर चले जाएंगे, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। क्या आपको यहाँ तक समझ आया? आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को कहीं से लोअर अपर से लोअर लाओगे, तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा, बेटा इसके पास इतनी एनर्जी यहाँ पे है, जब वो नीचे जाएगा तो उसकी एनर्जी घट गई, तो बाकी बची ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी कहाँ जाएगा? वो एक लाइट फॉर्म में या एक ईएम वेव फॉर्म में रिलीज होगा। तो टेक्निकली बस आप इतना समझो कि जब हम एच न्यू को लिखते हैं बेटा, तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब चाहो तो इसको मैं अपनी इस भाषा में लिखवा देता हूँ कि छोटे वाले का N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर। यहाँ तक लिख लिया बेटा आपने? हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी से सारे आपके फॉर्म बनेंगे। जैसे आज के पेपर में क्वेश्चंस थे, मतलब आज नहीं, मतलब जे एडवांस वाले पेपर्स में क्वेश्चंस थे, तो मैं इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, मैं आपको समझाता हूँ। चलो बेटा यहाँ तक लिख लिया तो प्लीज मुझे बताना, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बेटा लिख लिया बेटा यहाँ तक? Yes. अब बेटा थोड़ा सा जी सर। समझना पड़ेगा ना, इसके बाद कॉन्सेप्ट की जगह नाम मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे उसने बोला, बेटा आप लोग क्वेश्चन करना चाहोगे क्या कुछ? ठीक है। Yes, sir. किस लेवल पे? अच्छे लेवल पे या बच्चों वाले पे? सर अच्छे लेवल। अच्छे लेवल पे, ठीक है बेटा। तो देखो अभी वैसे बेटा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जस्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो चलो मैं क्वेश्चन देके देखता हूँ। और बेटा बीच में ना मीनवाइल तुम लोग को ना थोड़ा थोड़ा टर्म ये सब पढ़, मान लो टीचर न्यूक्लियन बोल रहा है, आपको पता नहीं न्यूक्लियन क्या होते हैं, तो जो आपको ना आए तुरंत पूछते चलना, भले ही तुम्हें कितना भी अजीब सा फील हो कि सर ये तो किसी को भी आना चाहिए। कुछ टर्म बता देता हूँ। अच्छा बेटा ये तुम लोग को ये केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड सुना है तुम लोगों ने? जी सर। क्या होता है बेटा बताओ?
सर कोई भी बाहर मीन्स इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली एटम को छोड़ सकता है, मीन्स उस पे कितना अट्रैक्शन लगता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं धीरे धीरे लिखवाता हूँ। ग्राउंड स्टेट में मुझे He+ की एनर्जी बताओ जल्दी। क्वेश्चन चाहिए ना, बेसिक वाला करके बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताओ। ग्राउंड स्टेट में कैलकुलेट एनर्जी ऑफ He+। फॉर्मूला लिख के दूं कि जानते हो? एनर्जी का फॉर्मूला माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दो बेटा, फास्ट बेटा फास्ट। He+ की एनर्जी बताओ ग्राउंड स्टेट में। बेटा ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होगा? ये सर n=1 N=1 सबसे नीचे वाला ग्राउंड स्टेट, आराम करने वाली जगह पे। वेरी गुड बेटा, आपको बस वैल्यू पुटिंग करनी है। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हीलियम के लिए? कर लोगे बेटा? और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी वेवलेंथ भी निकालो। हाँ बेटा सबका आंसर सही है। नहीं बेटा जूल में नहीं होगा बेटा, एक बच्चे ने जूल में भेजा बेटा, जूल में मत लिखना, अंतर समझना है। जूल में के लिए 1.6 इससे मल्टीप्लाई कर देना, 1.6 × 10⁻19 से। अच्छा इसकी वेवलेंथ कितनी होगी इस इलेक्ट्रॉन की? ग्राउंड स्टेट में किसी भी मैटर वेव के इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की वेवलेंथ पूछे तो λ=h/p सोचना। तो बेटा इसकी वेवलेंथ कितनी आएगी बेटा बताओ, और कोई तरीका? अच्छा रुको बेटा मुझे बताओ, अगर मैं इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को छीन के लेके जाना चाहता हूँ, यानी इसका आयनाइज, मैं चाहता हूँ कि एक लाइट आए इस पे गिरे और इसको आयोनाइज कर दे। आयोनाइज करने का मतलब इसको फ्री कर दे। तो इसको इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये फ्री हो जाए? तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। अगर मैं आपसे कभी क्वेश्चन पूछता कि भाई इसी हीलियम में इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी जाए या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो आपको ऐसे सोचना होता कि सर H कितना आ जाए। H इतना दे देते हैं कि पहले से जो एनर्जी थी, जो आप लोगों ने, कई बच्चों ने मुझे भेजी है -54.4 ना, ताकि ये फ्री होके यहाँ पहुंच जाए। और यहाँ एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के पास जब फ्री हो जाता है? 0। फ्री होगा तो काइनेटिक तो होगी नहीं, और पोटेंशियल कितनी होती है? 0। एन को इन्फिनिटी सोच लो, तो आपका आंसर सेम हो जाएगा बेटा। कई चीजें आपको पता रहती हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता ना, हाउ मच एनर्जी डू यू नीड टू आयनाइज दिस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसका इतना सिंपल सा आंसर होता है कि सेम। और आपसे अगर वो पूछे ना कि जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ बताओ जो आयनाइज कर देगी, तो कुछ नहीं, H इससे वेट कर देना। हाँ बेटा बस इतना याद रखना, 54.4 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था और H आपका उसमें रहता है। इसको आप पहले कन्वर्ट कर लेना जूल में, ठीक है? H को आप इस 54.4 जो लिखा है इसको कन्वर्ट कर लेना बेटा। 54.4 को इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके इतना कर लिया। अब अगर तुमसे वेवलेंथ पूछेगा कि जो एनर्जी आके आयनाइज की थी लाइट एनर्जी, तो वेवलेंथ निकालने के लिए न्यू की जगह c/λ पुट कर देना, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बड़े बेसिक होते हैं, पर बच्चों को कैलकुलेशन करने की आदत नहीं रहती है तो अटक जाते हैं वो। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर। चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि मुझे मैथमेटिकली समझाओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये तो ग्राउंड स्टेट पे था, तो आप बोलोगे सर कुल मिला के अगर मुझे कोई आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो किसी भी ऑर्बिट में रह सकता था ना बेटा, जैसे लेटर से मैं EN बोल रहा हूँ, वो यहाँ रहता, एन नंबर जैसे N1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 3 है और मैंने EN बोला, अब इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है तो इसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो कुल मिला के हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ कि सर हमको इतनी एनर्जी देनी है, बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, एक सेकंड बेटा ये पेन थोड़ा हैंग कर रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी आपकी हमेशा उसी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर आएगी, या आप चाहो तो ऐसे सोच लो, ई इन्फिनिटी पे तो एनर्जी जीरो होती है, यानी इसकी वैल्यू जीरो आएगी, माइनस EN। माइनस क्यों बोल रहा हूँ, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि देनी एनर्जी इतनी। क्या तुमको ये फॉर्मूला बेसिक वाला समझ आ रहा है? और जिसको अगर वो कॉन्सेप्ट समझ आता है ना कि सर कुल मिला के इसको इतनी एनर्जी दे दें, ये आयनाइजेशन इसके बराबर होगा, कितनी एनर्जी इसको दे दें कि ये फ्री हो जाए। अब बेटा आखिरी में एनर्जी जीरो होने वाली है, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव कर दो तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट इसका उल्टा होगी, उतनी पॉजिटिव। ये फॉर्मूला समझ आ गया बेटा? यस। चलो बेटा, अच्छा आप लोगों ने बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड भी सुना है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी सिंपली एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दो कि वो फ्री हो जाए। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? बेटा ये कुछ होता नहीं है, देखो एक सेकंड रुको, मैं यहाँ लिख देता हूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल, P, यहाँ P फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहा हूँ बेटा, तो PO लिख लो या POT लिख लो, एक सेकंड बेटा, PO आयनाइजेशन लिख लेना, यहाँ आयनाइजेशन पूरा लिख लेना। अगर आपको सही में समझना है तो आयनाइजेशन एनर्जी मैथमेटिकली समझना है तो बस आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज कर लेना, और भावनाओं में समझना है तो भावनाओं में ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराएं ताकि उसके पास इतनी एनर्जी आ जाए, आयनाइजेशन जितनी। ये नोट कर लिया बेटा? अब बेटा कुछ कुछ टर्म होते हैं, मुझे बताते जाना आपको, जैसे सर हाँ बेटा बोलो। सर आयनाइजेशन पोटेंशियल एक और बार बता देंगे? देखो बेटा मान लो मैंने तुमसे पूछा कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी, वो कि वो मतलब इतनी एनर्जी चाहिए मुझे, इतनी एनर्जी जितनी उसके पास है फ्री होने के लिए, तो तुम बोलोगे सर अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू गुजार दें, बेटा अच्छा सिंपल सी बात बताओ, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होगा कि नहीं बेटा? पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। जी तो वही है कि किस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमारे चार्ज को आप गुजार दो ताकि ताकि उसके पास आयनाइजेशन एनर्जी आ जाए, इतनी एनर्जी आ जाए सेम। तो आंसर तो वही होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी वर्क डन या आयनाइजेशन एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा आप लोग को ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ये सब समझ आता है? जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है बेटा बताओ मुझे मैथमेटिकली? सर, n is equal to 3। हाँ बेटा एक, लेट अस नॉट टेक थिंग्स, आप इनको थोड़ा थोड़ा लिख लो बेटा।
ये n इक्वल टू 1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। n इक्वल टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो ऊपर जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज n equal to 3 is called second excited state. यहां तक समझ आया बेटा? Yes, sir. चलो फिर एक बेटा बच्चों वाला न्यूमेरिकल करो। रुको मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग करो। या बेटा पेन थोड़ा धोखा दे रहा है, तो मैं बोलता हूँ, आप लोग लिखने की कोशिश करो, मैं धीरे धीरे लिख ही दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बेटा n को आप लोग, ठीक है चलो, n को आप या तो क्वांटम नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस आयन, n निकालना है। पहली क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, n निकालना है। He प्लस में आपको इन्फो दे रखी है, अगर ion emits 2 photon in succession with the wavelength, देखो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। If on transition to the ground state that ion emits 2 photons in succession with wavelength, मैं लिखता हूँ बेटा 1026 पॉइंट, ये पॉइंट है 7 एंड 304 एंगस्ट्रॉम, दोनों एंगस्ट्रॉम में दिए हुए हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट तुमको क्वेश्चन में अलग से प्रोवाइड किया गया है। एक सेकंड दो बेटा, मैं लिख देता हूँ पूरा। 1096 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। मैं इस पे लिख देता हूँ बेटा क्वेश्चन। The question is, find the quantum number n corresponding to the excited state of helium ion if on transition to the ground state the ion emits, if on transition to the ground state the ion emits 2 photons in succession with wavelength 1026.7 and 304 angstrom, find the value of n। फिर एक बार क्वेश्चन बता देंगे।
बेटा मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि, रुको मैं, बेटा मेरे से डायग्राम शायद क्लियर नहीं बनेगा बट आप फीलिंग ले लेना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी हायर वैल्यू से, क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी गंदी है, मैं आपको बस सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। किसी एन से, ये एन 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो डेफिनेटली एनर्जी विल बी रिलीज्ड। क्या यहाँ तक लैंग्वेज समझ आ रही है बेटा आपको? जी सर। अब आपसे बोला है कि ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 तक आने में जो एनर्जी निकल रही है उसमें सक्सेशन में 2 वेवलेंथ निकल रही है। क्या अब तुम वो क्वेश्चन कर सकते हो? अगर मैं इसको लैम्डा 1 लिख दूं, अब लैम्डा 2 लिख दूं, ये लैम्डा 1 निकल रही है, लैम्डा 2, यानी बैक टू बैक आपकी 2 वेवलेंथ निकल रही है। तो n की वैल्यू निकालो। ना क्वेश्चन इजी है ना टफ है, बट आप कर सकते हो बेटा। लेंदी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देखो लैंग्वेज पे ध्यान दो। ऑन ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट, आयन एमिट्स 2 photons इन सक्सेशन। सक्सेशन वर्ड का मतलब यहाँ साथ साथ, बैक टू बैक समझ लो। और आपसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो एक बच्चा जो क्लास की थ्योरी समझता है वो बोलेगा सर क्वेश्चन टफ शायद नहीं है, अगर हम बेसिक वाइज सोचे तो। बेसिक वाइज बच्चा कैसे सोचता कि सर ठीक है सर, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो वो बच्चा ऐसे बोलता सर जो एनर्जी रिलीज होगी हम ऐसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस मान के इन दोनों का, यानी ई एन माइनस ई वन, ई एन माइनस ई, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। और आज ही आपने ये डिफरेंस निकालना सीखा था। बेटे डिफरेंस कितना निकालते थे आप लोग? जो बेसिक थ्योरी आपको लिखवाई गई थी वो यही तो लिखवाई गई थी, इस फॉर्म में होगा, याद आया? तो एक बच्चे जिसको बेसिक फॉर्मूला भी याद होता 13.6 वाला, तो वो भी यहाँ तक पहुंच जाता कि सर 13.6, एक तो बेटा पेन चल नहीं रहा है, मैं जल्दी जल्दी ऐसे बोल देता हूँ, 13.6 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू होती n2 यानी जिसमें आ रहा है यानी 1, यानी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n, क्योंकि ऊपर वाला कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता, तो ये n स्क्वायर, और ये इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो इसको आप जैसे 1.6 इंटू 10⁻16 से मल्टीप्लाई, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते, अब ये एनर्जी आ जाती तुम्हारी जूल में। और तुम बच्चों की तरह इसको 2 वेवलेंथ के बराबर कर दो, एनर्जी कितनी, 2 वेवलेंथ की h-1, 2 वेव निकल गई बस। पहले एक निकलती थी, इसमें उन्होंने 2 निकाल दी, h-2। तो जो समझदार होगा वो ν1 की जगह c/λ लिख देगा, यानी क्वेश्चन हो गया SC/λ1, और λ1 और λ2 क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? कुछ नहीं कर सकते बेटा, वो तुम्हें इस चैप्टर्स में ना कभी कंफ्यूज नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी निकलेगी। 2 निकल गई, एक की जगह इस बार 2 निकल गई। अब देखो बेटा, यहाँ पे तुमको सब दिया हुआ है, हीलियम दिया है तो जेट की वैल्यू दे रखी है, सब कुछ डेटा गिवन है ना बेटा। अब तो इक्वेट कर लोगे ना, λ1 λ2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो n की वैल्यू निकाल लोगे। लेंदी क्वेश्चन है बेटा सिर्फ। टेक्निकली जो बच्चे समझना चाहते हैं, वी जस्ट इक्वेटेड एनर्जी डिफरेंस टू द एनर्जी ऑफ 2 एमिटेड फोटॉन्स। एनर्जी होती है h-nu, यानी hc/λ1 प्लस sc बाई, बेटा जो बच्चे समझदार हैं वो sc वैसी को याद कर लेंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट एग्जाम में कम टाइम लगे, वो अपने तरीके से क्वेश्चन करेंगे कैसे वो जल्दी कर सकते हैं। हर बच्चे का इसमें अलग तरीका होता है, सर कि मैंने ये वाला कॉन्स्टेंट ऐसे याद किया है, मैंने वो वाला वैसे याद किया है, बट बेटा कर लेना जरूर। और ये आपका ई एन माइनस E1, चाहो तो एनर्जी डिफरेंस जूल में याद करना शुरू कर दो। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, आगे बढ़े।
यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, थोड़ा पेन चल नहीं रहा है लेकिन मैं तुमको कोशिश एक कर रहा हूँ। चलो शायद अब सही है। हाँ बेटा, अब क्या है, हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट। तो दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो ये एनर्जी डिफरेंस रिलीज होता है एच न्यू फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये एनर्जी निकलती है तो इसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, या स्पेक्ट्रम, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में निकल, मतलब अलग अलग लेवल की एनर्जी निकल सकती है डिपेंडिंग कि तुम कितने ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो इसको एमिशन बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, एक लोअर स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करके ऊपर चले जाता है, तो इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये डिफरेंस समझ आया बेटा? नोट किया? यस सर। हर बार वही होगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल इक्वल टू एच न्यू या एच एफ, अगर सिंगल वेव निकल रही है तो। बेटा बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा। बेटा किसी बच्चे को बोर मॉडल्स के लिमिटेशन पता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिफाइन नहीं है। हाँ वेरी गुड बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है बेटा। इसके बाद आगे बढ़े बेटा, और कोई पॉइंट आपको पता है इसमें? बेटा बोर मॉडल के जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अगर मैं बताऊंगा भी तो आपके मतलब, अब ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हो कि बोर ने mvr इक्वल टू nh/2 को रैंडमली जस्टिफाई कर दिया था, बट उसने आराम से एक्सप्लेन नहीं किया था। बाद में वो एक्सप्लेन हुआ था कि क्यों वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लॉ तोड़ता नहीं है, कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से एनर्जी क्यों रिलीज होती है। उसने गेस कर लिया था कि एक पर्टिकुलर mvr इक्वल टू nh/2 पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा, बाकी सब पे वो एनर्जी लूज करेगा। उसने ऐसा गेस कर लिया था। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। बेटा आप लोग को ये सारे टर्म पता होने चाहिए। एक्साइटेशन मतलब क्या होगा, ऊपर जाना। डी एक्साइटेशन मतलब नीचे जाना। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। अब आपका नहीं स्क्रीन पॉज नहीं हुई बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक लॉ वायलेट करता है, वो वाला जो वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वो ये एक्सप्लेन नहीं किया था बोर्ड ने क्यों वो स्टेबल रहते हैं, बस उसने ऐसे बोल दिया था mvr इक्वल टू nh/2 पर स्टेबल रहेंगे। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो खुद एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसने बोल दिया था क्वांटाइज्ड होते हैं। लेट अस सपोज कि वो क्वांटाइज्ड होता है मॉडल, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? अब वैसे तुमको सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है जो न्यूमेरिकल फ्रेंडली है, और कभी कभी ये वाला, कि वो एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स का एक लॉ होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा। तो वो एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ डायरेक्टली बोल दिया था। पीपल वर नॉट हैप्पी कि भाई ये डायरेक्टली क्यों बोल दिया। अब चलो, मान लो
एक सिंपल सी बात है, ये n इक्वल टू 1 है, उसी तरह से n इक्वल टू 2। अगर कोई ऊपर से इलेक्ट्रॉन आता है ऊपर से, तो हर बार तुम देखोगे जो एनर्जी डिफरेंस निकलेगा, तुम हमेशा ऐसे लिखोगे En माइनस E1। तो ये जो एनर्जी निकलती है, हम इस एनर्जी को एक सीरीज बोल देते हैं। मेरी बात समझे बेटा? इस सीरीज का नाम क्या होता है बेटा? लाइमन। नाम सुना है आप लोगों ने बेटा? जब पहले पे आओगे, ऊपर से नीचे पे आने पे लाइमन सीरीज निकलती है। अब बेटा बस एक टर्म याद रखना, कई बार आपको वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइमन, ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला लाइमन सीरीज बताओ, मतलब कौन से केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकलेगी? एक बच्चा जो कॉमन सेंस से जानता है E इक्वल टू HF, ठीक है, उसको पता है कि हायर द एनर्जी हायर द फ्रीक्वेंसी। तो जब वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर रहती है, तो लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा वाला होगा लाइमन सीरीज? बताओ बेटा। 2 से 1 2 to 1. हाँ, 2 से 1 2 to 1 मीन्स लॉन्गेस्ट। बेटा ये सब वर्ड थोड़ा सा समझ जाना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा बेटा? सर Sir, infinity to 1. इन्फिनिटी टू 1। तो ऐसे जब न्यूमेरिकल्स कर लो या, तो बस ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो लाइमन का जब भी तुम फॉर्मूला देखोगे, तो अगर मैं एच न्यू को यहाँ SC बाई लेमडा लिख दूं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दूं एनर्जीज को वो लिख के, तो तुम बार बार देखोगे तुम्हारा टर्म ऐसे आ जाता है, 1 बाई लेमडा इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, लाइमन के लिए। इसी तरह बाल्मर में अगले वाले में सब 2 पे आएंगे, कितनी भी ऊपर से वो 2 पे आएंगे, ठीक है बेटा। तो मैं नाम लिख दूं क्या सबके? और अगर वो 2 पे आएंगे तो आप En माइनस E2 करते और यहाँ 2 स्क्वायर हो जाता। तो लाइमन के लिए जब सीरीज ऐसे होगी, तो बाल्मर के लिए बस यहाँ 1 स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर कर दोगे। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई? मैं इनको ऑर्डर में लिखता हूं, आप मुझे बताना आपको ये सब याद है कि नहीं। लाइमन बाल्मर, ऐसे जाना बेटा, ऐसे लाइमन बाल्मर पास्चन PASCHEN पास्चन ब्रैकेट P फंड। ये आप लोग को याद है ना? Yes. पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। मैं बेटा मैं कॉन्फिडेंस में जानता हूँ कि बच्चे पढ़े हैं, इसलिए मैं जो चीज स्किप करनी है मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ती है, देखो इसमें से विजिबल रीजन में कौन सा आता है बेटा बताओ? सर बाल्मर। But ठीक है बेटा। तो आप देखो, अच्छा ये बताओ किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, लाइमन सीरीज के पास कि बाल्मर के पास कि पास्चन के पास कि ब्रैकेट के पास कि पी फंड के पास? सोच के जल्दी से बताओ। हाईएस्ट एनर्जी किसके पास है? लाइमन अंकल ना, जितना हाईएस्ट एनर्जी, फीलिंग लो, इसके पास एनर्जी हाईएस्ट है। इसके बाद मतलब अपने दिमाग में एक ऐसा पैरामीटर बनाओ कि एनर्जी से घटेगी। यहाँ पे लाइमन की होगी, बाल्मर की, हाईएस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि हर लाइमन सीरीज का पार्टिकल बाल्मर से। बेटा ये भावनाओं को समझ पा रहे हो ना? डिफरेंस की भी तो बात है। हाईएस्ट मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब जो अगर इन्फिनिटी से 1 पे आए, हर एक केस में इन्फिनिटी से 1 पे आए, वैसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइमन में हाईएस्ट एनर्जी कब आएगी? जब इन्फिनिटी से 1 पे आए, ठीक है। बाल्मर में हाईएस्ट कब आएगी? जब इन्फिनिटी से 2 पे आए, ऐसे ऐसे करके। तो हाईएस्ट एनर्जी किसके पोजेस करेंगी? लाइमन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट पी फंड। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? आपको ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट एनर्जी मतलब, अगर आपको स्पेक्ट्रम थोड़ा भी याद है, तो ये अल्ट्रावायलेट होगा, ये विजिबल होगा। और बेटा ये बताओ, अगर आपको स्पेक्ट्रम याद है तो मैं विबग्योर लिखता हूं,
विबग्योर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, वॉयलेट के पास कि रेड के पास, जल्दी बताओ। मैं वेवलेंथ लिख दूं 400 700, छोटा वेवलेंथ हायर फ्रीक्वेंसी, तो वॉयलेट के पास हाईएस्ट, मतलब विबग्योर में सबसे ज्यादा एनर्जी वॉयलेट के पास होती है, तो वॉयलेट से ज्यादा अल्ट्रा वॉयलेट, रेड से छोटा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड। हो गया बेटा, नोट कर लिया। मैं तुमको सिर्फ इतना याद बोल देता हूं, बाल्मर याद कर लो बेटा। देखो हर बच्चे को कोई ना कोई एक लाइन स्ट्राइक करती है, तो हम लोग बचपन में ऐसे जैसे होते ना, एक दोस्त ने मेरा बोला कि लाइमन बाल्मर पास्चन है भाई, मैंने टेक्निक क्या बनाई है कि मुझे सिर्फ बालम दिखता है, बालम मतलब जिससे आपको प्यार होता है, तो बस मुझे वो दिखता है, बाकी सब लोग नहीं दिखते हैं। तो उस लाइन से मुझे जिंदगी भर के लिए याद हो गया, भाई बाल्मर दिखता है बाकी लोग नहीं दिखते हैं, तो विजिबल में बाल्मर आएगा, उससे हैवी एनर्जी फिर तुमको याद नहीं करना है, फिर तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है। बाल्मर से ज्यादा एनर्जी यानी विजिबल, विबग्योर से ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, अल्ट्रावायलेट के पास में। उससे छोटी किसके पास होगी, रेड से छोटा क्या हो सकता है, इंफ्रा, इंफ्रा मतलब छोटा, तो इंफ्रारेड। याद हो जाएगा बेटा। यस सर। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, कभी भी आज मतलब इस बार के जे एडवांस का क्वेश्चन था जो नियरली सारे बच्चे गलत करके आए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, अनसॉल्व करने की आदत नहीं है बच्चों को, क्योंकि उनकी मंजिलें तो अभी भी यूट्यूब पे जाके रुक जाती हैं, जैसे यूट्यूब पे ही पेपर आपका लीक होने वाला है। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन क्या आया था, क्या लाइमन एंड बाल्मर सीरीज में ओवरलैपिंग होती है, क्वेश्चन ये था। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला देखो, लाइमन सीरीज हमेशा कैसे होगा, ई एन माइनस ई, मतलब आखिरी में ये फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे लगेगा ई एन, कहीं से भी तुम आओ, माइनस ई टू। क्या बेटा कोई भी वैल्यू के लिए ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या, बताओ, करके देख लो, हमेशा टर्म में डिफरेंस रहेगा। क्या लाइमन और बाल्मर सीरीज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती है स्पेक्ट्रम सीरीज, आंसर है नो, कभी नहीं करेगी, चाहे तुम इक्वेट करके देख लो। क्या आपको ये बात समझ आई, यहां तक समझ आ रहा है। यस सर। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं बेटा तुम लोग को, सर हाँ बेटा बोलो। सर इसको हम रेंज निकाल के कर सकते थे, मतलब लाइमन और बाल्मर का। रेंज निकाल के क्यों करोगे, कॉमन सेंस से देख लो ना, लाइमन बार्मर कभी में ओवरलैप नहीं करेगा, अब रेंज निकाल के क्यों मेहनत करते हो? ठीक है, जी सर। अब करना चाहते हो कर लो बेटा, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा आया था, वो क्वेश्चन क्या था कि एनर्जी, मतलब इस टाइप की इक्वेशन थी, मुझे एग्जैक्ट तो क्वेश्चन बेटा याद नहीं है, बट मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दुखी था जो फीलिंग्स की जगह मतलब पेन कम चलाते हैं ना, तो उनको दिक्कत आती है। जैसे मान लो मैंने तुमको लिखवाया, यही फॉर्मूला देखो, जैसे मैंने तुमको यहाँ लिखवा रखा है, ये फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, ठीक है, 1/λ। तो आप क्या देखोगे कि अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, 1/λ r 1² माइनस 1/n², ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि ये जो फर्स्ट लाइमन सीरीज जो फर्स्ट होगी वो n=2 से यहाँ वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं इसको बेसिक मान लूं, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ एरर क्या था मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन में एरर नहीं था, मतलब बच्चे क्या किए थे, आखिरी में आंसर कुछ इस फॉर्म में आया था, लैम्डा नॉट, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन 1 + 1/n², और ऑप्शन में था क्या आंसर ऐसा है कि माइनस था यहाँ पे, माइनस, तो ऑप्शन में दिया हुआ था लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 + n²। तो कितने बच्चों को लग रहा है कि आपका आंसर ये आया और ये आंसर सही है, और कितने बच्चों को लग रहा है गलत है। बच्चों ने जब कैलकुलेट किया, वो सिंपल सी टेक्निक बेटा, सिंपली डिफरेंस देखा,
एच न्यू के बराबर किया, एच न्यू को सी बाई लैम्डा लिखा और हम वेवलेंथ निकाल रहे थे। अब बताओ कितने बच्चों को लगता है ये चीज और ये चीज सेम है, कि बिल्कुल कोरिलेशन ही नहीं, आप पहुंच ही नहीं सकते? बताओ बेटा, आप लोगों को बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आता है? अगर मैं इस टर्म को -1 पावर समझ लूं और ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 - 1 बाई एन स्क्वायर की पावर -1। तो लैम्डा विल बिकम अप्रोक्सीमेटली लैम्डा नॉट इनटू, बेटा याद है ना 1 + x की पावर n, तो 1 + nx हो जाता है। n अगर -1 है तो 1 + nx करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब सेम दिख रहा है दोनों? ऑप्शन में ये अवेलेबल था, बच्चों का आंसर ये आ रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है ये सही है? मेरी बात समझे? बेटा टेक्निकली ये फिर भी गलत है, वो जानबूझ के दिए थे कि बच्चा ज्यादा सोचेगा, कि जरा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेते हो और आंसर मैच करा देते हो, चाहते हैं कि तुम गलती करो। ये आंसर क्यों गलत है, रीजन क्या है? बेटा ये अप्रोक्सीमेशन तब होल्ड करेगी जब 1 प्लस ये जो x होता है, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। और जरूरी थोड़ा ना है कि 1 से बहुत छोटा हो। क्यों छोटा होगा? n = 3 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, तो बहुत छोटा तो नहीं बनेगा। तो आंसर था गलत। आंसर ये आया, ये सही है, बट बच्चे इसे जबरदस्ती का अप्रोक्सीमेशन लेके टिक कर दिए थे। बेटा 1 + nx इज ए अप्रोक्सीमेशन, नॉट एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर ये था और क्वेश्चन में पूछा था एग्जैक्ट आंसर। बच्चे सब गलत करके आए, जबरदस्ती का वो इससे मैच करा के आ गए थे। इसे मैच कराना था। इक्वल टू और अप्रोक्सीमेशन में अंतर होता है। बात समझ गए बेटा? लेक्चर क्लोज करूं मैं? नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। एटम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो नेक्स्ट क्लास विल बी न्यूमेरिकल क्लास, तो थोड़ा सा पढ़ के आना बेटा। बाय बेटा। और मोस्टली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, इसके मॉडर्न में क्वेश्चन नहीं करो सिर्फ जम के।